नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है लर्न विद एडू पंडा। मैं हूं कौशल जायसवाल। और दोस्तों बीच में कुछ थोड़ी तबीयत नासाज थी तो थोड़ा क्लास लेने में दिक्कत हो रही थी। नाउ आई एम फाइन। सो उसी एनर्जी के साथ और दोस्तों शुरू करते हैं धुआंधार क्लासेज। जैसे आपको पता ही है यूपी टेट का भी नोटिफिकेशन आ गया है, फॉर्म 6 से चालू हो जाएंगे। सीटेट का भी फॉर्म के डेट आ चुके हैं, लोग भर भी रहे हैं, तो जो नहीं भरे हैं आप जल्दी जाके भर दें दोस्तों। और आपको पता ही है आने वाले दिनों में सिर्फ केवल एग्ज़ाम आने वाले हैं, जितने भी स्टेट एग्ज़ाम है या फिर केंद्र के एग्ज़ाम है, KBS हुआ चाहे प्राइमरी हुआ सुपर टेट जो भी हो, एग्ज़ाम आने वाले हैं दोस्तों। तो बड़े ही लगन के साथ लग जाइए कि इस बार नौकरी लेकर ही छोड़ेंगे दोस्तों। तो इसी के साथ आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सीटेट का प्रैक्टिस नंबर 1। तो दोस्तों इसमें कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, कुछ क्या लगभग इसमें 80% प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है या कुछ मोस्ट एक्सपेक्टेड मैंने एक्सप्लोर करके डाले हुए हैं दोस्तों। तो चलिए समझते हुए चलेंगे। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। बस आवाज़ और सब सही हो तो हम इंप्रेशन भेजिए ताकि क्लास स्टार्ट की जा सके। ओके दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है, एक मिनट मैं पेन ले लेता हूँ। बच्चों में ज्ञान की रचना और अर्थ का निर्माण करने की क्षमता होती है, इस परिप्रेक्ष्य में एक शिक्षक की भूमिका है। फिर से सुनिए, बच्चों में ज्ञान की रचना और अर्थ का निर्माण करने की क्षमता होती है, इस परिप्रेक्ष्य में एक शिक्षक की भूमिका है। पहला संप्रेषण और व्याख्याता की, दूसरा है सुगमकर्ता की, थर्ड है निर्देशक की, या अथवा तालमेल बैठाने वालों की। चलिए दोस्तों इसका आंसर दें। उम्मीद है आपने आंसर दे दिया होगा। चलिए दोस्तों देखते हैं। तो दिया है दोस्तों, बच्चों में ज्ञान की रचना और अर्थ का निर्माण करने की क्षमता होती है। तो दोस्तों ये बात वाइगोत्स्की भी बोलते हैं और जीन पियाजे भी बोलते हैं। इस परिप्रेक्ष्य में एक शिक्षक की भूमिका होती है। संप्रेषण और व्याख्याता की, जी नहीं, बिल्कुल गलत। निर्देशक की, जी नहीं, शिक्षा में निर्देशक का कोई कार्य नहीं है। तालमेल बैठाने के वाले भी बात नहीं है। जी हाँ दोस्तों, इसका आंसर होगा सुगमकर्ता की। जैसा कि आपको पता है दोस्तों, NCF 2005 भी बोलता है क्या कि टीचर क्या है, बच्चों के हिसाब से बच्चों के व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखकर उसका क्या करे, शिक्षण कार्य करे, ताकि बच्चों के में अधिक से अधिक अधिगम हो सके दोस्तों। और शिक्षक को क्या माना गया है NCF 2005 के अनुसार दोस्तों, एज ए फैसिलिटेटर, उसको सुगमकर्ता के रूप में देखा गया है दोस्तों। इसलिए हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, सुगमकर्ता। नेक्स्ट है हमारा, इनमें से कौन सी विशेषता प्रतिभाशाली बच्चों की नहीं है। जी हाँ दोस्तों, फिर से सुनिए, इनमें से कौन सी विशेषता प्रतिभाशाली बच्चों की नहीं है। उच्च आत्म क्षमता, नहीं पूछा दोस्तों, नहीं है उच्च आत्म क्षमता। सेकेंड है निम्न मानसिक प्रक्रिया। थर्ड है अंतर्दृष्टि पूर्वक समस्या का समाधान, मतलब गेस्टाल्टवादियों जोड़ रहा है ये। और लास्ट को ऑप्शन है हमारा उच्चतर श्रेणी की मानसिक प्रक्रिया। बताए दोस्तों इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा। ये 2015 में पूछा गया था दोस्तों, ये क्वेश्चन 2015 का है। सीटेट 2015 में ये पूछा गया था। बताए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। चलिए दोस्तों देखते हैं आंसर इसका क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, पूछा है इनमें से कौन सी विशेषता प्रतिभाशाली बच्चों की नहीं है। तो प्रतिभाशाली बच्चों में दोस्तों उच्च आत्म क्षमता बिल्कुल होती है। अंतर्दृष्टि पूर्वक समस्या का समाधान, यानी गेस्टाल्टवाद से जुड़ता है कि मतलब किसी भी चीज़ को देखकर उसका समस्या का समाधान करने का जो क्षमता होती है वो सृजनात्मक बच्चों में भी पाई जाती है और प्रतिभाशाली बच्चों में भी पाई जाती है, जो अपसारी चिंतन से जुड़ता है। तो उसके बाद है उच्चतर श्रेणी की मानसिक प्रक्रिया, बिल्कुल होता है। लेकिन निम्न मानसिक प्रक्रिया ये प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान नहीं है दोस्तों। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, बिकॉज नहीं पूछा था, इसलिए क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निम्न मानसिक प्रक्रिया। नेक्स्ट है हमारा, कोहलबर्ग के सिद्धांत के पूर्व परंपरागत स्तर, यह स्तर है दोस्तों, स्तर के अनुसार कोई नैतिक निर्णय लेते समय एक व्यक्ति निम्नलिखित में से किस तरफ प्रवृत्त होगा। हमारा पहला ऑप्शन है व्यक्तिगत आवश्यकताओं तथा इच्छाएं, दूसरा है व्यक्तिगत मूल्य, तीसरा है अंतर्निहित संभावित दंड, और डी है पारिवारिक अपेक्षाएं। बताएं दोस्तों। जैसे आपको पता है कोहलबर्ग ने नैतिक विकास सिद्धांत दिया था दोस्तों। इन्होंने 3 स्तर बताए थे, परंपरागत, पश्च परंपरागत, पूर्व परंपरागत। तो दोस्तों उसी के अनुसार आप बता दीजिए कि इसमें का आंसर क्या होगा। उम्मीद है आपने आंसर दे दिया होगा। चलिए देखते हैं दोस्तों। तो कोहलबर्ग के सिद्धांत के पूर्व परंपरागत, मतलब परंपरागत से भी पहले के स्टेज की बात कर रहा है दोस्तों। कोई नैतिक निर्णय समय एक व्यक्ति निम्नलिखित में से किस तरफ प्रवृत्त होगा। तो दोस्तों उसका आंसर क्या होगा, पारिवारिक अपेक्षाएं।
जैसा कि आपको पता है दोस्तों, कोलबर्ग ने बताया था, लॉरेंस कोलबर्ग का पूरा नाम था, इन्होंने बताया था कि जो बच्चे होते हैं, जब वो बच्चे पूर्व परंपरागत स्तर पे होते हैं, जब 0 या से 2 साल मतलब जन्म से 2 साल के अंदर उनमें कोई नैतिक विकास नहीं होता, क्योंकि वो अभी आप छोटे बच्चे को एक झापड़ मारेंगे तो तुरंत वो मार दे, क्योंकि उसके अंदर कोई नैतिकता नहीं होती है। नैतिकता उसमें क्या होती है दोस्तों, शून्य होती है। तो अगर ये आपके क्वेश्चन सीटेड में आता है कि जन्म से जीन पियाजे का जो 4 स्तर दिया है उसमें पूछ दे कि संवेदी प्रेरक अवस्था में लॉरेंस कोलबर्ग के अनुसार नैतिकता पाई जाती है, तो जी या नहीं, बिल्कुल नहीं पाई जाती। जन्म से 2 साल तक बच्चों में नैतिकता बिल्कुल नहीं पाई जाती, क्योंकि वो नैतिकता नहीं जानते। क्योंकि मोरल कब शुरू होता है दोस्तों, बाल्यावस्था से स्टार्ट हो जाता है, जब बच्चों के धीरे धीरे जब दिमाग विकसित हो जाता है, जानते हैं कि नैतिकता है, इन्हें नमस्ते करना है, ये मेरे अंकल हैं, ये मेरे चाचा हैं, इनको कैसे बात करना चाहिए, ये तब उनके अंदर नैतिकता, मोरल डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है दोस्तों। तो जन्म से 2 वर्ष तक नैतिकता बिल्कुल नहीं होती। तो वही पूछ रहा है दोस्तों, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, पारिवारिक अपेक्षाएं। सेकेंड लास्ट चौथा क्वेश्चन हमारा, शिक्षार्थियों की वैयक्तिक विभिन्नताओं के संदर्भ में शिक्षिका को चाहिए। वैयक्तिक विभिन्नताएं, निगमनात्मक पद्धति के आधार पर समस्या का समाधान करें। निगमनात्मक मतलब दोस्तों डिडक्टिव, इंडक्टिव मतलब पहले रूल फिर एग्जाम्पल। फिर दिया है दूसरा, कला विधि का अधिकतर प्रयोग करें, या विविध प्रकार की अधिगम परिस्थितियों को उपलब्ध कराना। बताएं दोस्तों इसमें तीनों में से आंसर कौन सा होगा। उम्मीद है आपने आंसर दे दिया होगा। तो देखिए दोस्तों, शिक्षार्थियों की वैयक्तिक विभिन्नताओं के संदर्भ में शिक्षिका को चाहिए क्या, तो निम्नात्मक पद्धति के आधार पर समस्या का समाधान करें, बिल्कुल नहीं। चूंकि आप जब भी दोस्तों एक ऐसा क्वेश्चन आए तो आप दिमाग में रख लीजिएगा कि आप कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों को ही ध्यान में रखकर कोई भी आंसर दीजिए दोस्तों। तो निगमनात्मक तर्क बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि रूल टू एग्जाम्पल चलता है जो बच्चों के लिए सुटेबल नहीं है। कला विधि का प्रयोग बिल्कुल नहीं होगा। हाँ, ये हो सकता है विविध प्रकार की अधिगम परिस्थितियों का उपलब्ध करा के, मतलब बच्चों के सामने अधिक से अधिक अधिगम परिस्थितियाँ उपलब्ध करा के उन्हें अधिक ज्ञानवर्धन बातें बता सकती हैं, उन्हें अधिक अधिक अवसर उपलब्ध कराएं, तब जाके बच्चे क्या हो सकता है, अधिगम अच्छा होगा। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक बाल विकास का सिद्धांत नहीं है। जी हाँ दोस्तों, बाल विकास का सिद्धांत नहीं पूछ रहा है, इसके अंडरलाइन के लिए नहीं पूछ रहा है। आपको पता है ये दोस्तों, सीटेट में सबसे ज़्यादा अप्लाइड क्वेश्चन आते हैं जो आपके दैनिक जीवन से जुड़े होते हैं। किसी भी सीटेट को एग्जाम देने से पहले सब क्वेश्चन को बड़े डिटेल से पढ़ना चाहिए, एक बार नहीं 2 बार पढ़िए, ताकि आप दूसरा बार पढ़े तो समझ में आए, क्योंकि सारे क्वेश्चन अधिकतर अप्लाइड होते हैं। इसलिए पूछा दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक बाल विकास का सिद्धांत नहीं है। विकास के सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण हैं, सभी विकास परिपक्व तथा अनुभव के अंतर क्रिया का परिणाम है, सभी विकास का अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं, और लास्ट है, सभी विकास का एक क्रम का पालन करते हैं। बताएं दोस्तों इसमें से कौन सा आंसर होगा। उम्मीद है आपने आंसर दे दिया हो। चलिए देखते हैं। चूंकि दोस्तों इसमें नहीं पूछ रहा है कि बाल विकास सिद्धांत कौन सा नहीं है, तो विकास के सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण होते हैं, बिल्कुल सभी क्षेत्र विकास के महत्वपूर्ण होते हैं। संवेगात्मक हुआ, चाहे संज्ञानात्मक हुआ, चाहे भावात्मक हुआ, सभी बालकों में सभी क्षेत्र क्या होते हैं, महत्वपूर्ण होते हैं। अगर उसका संज्ञानात्मक विकास हुआ है और भावात्मक विकास नहीं हुआ, चाहे संवेगात्मक विकास नहीं हुआ, शारीरिक विकास नहीं हुआ, तो किसी न किसी पक्ष से क्या हो जाएगा, वो दिक्कत में आ जाएगा, और उससे वो क्या अधिगम अक्षमता आ जाएगी, या फिर शारीरिक कोई दिव्यांगता आ जाएगी दोस्तों, इससे दिक्कत हो जाएगी उसको, तो उसे पूर्ण विकास नहीं माना जाएगा। सेकेंड है, सभी विकास की परिपक्व तथा अनुभव के अंतःक्रिया का परिणाम है। बिल्कुल, विकास जो दोस्तों आपको पता है, विकास और वृद्धि में दो अंतर है। क्या, विकास आपका जीवन पर्यंत चलता है, और वृद्धि जो होती है एक निश्चित समय तक चलता है। वृद्धि को आप माप सकते हैं, जैसे पैर का बढ़ना, नाक बढ़ना, लंबाई बढ़ना, हाथ का बढ़ना, मोटा होना, ये सब क्या है, वृद्धि में आ जाएगा, जिसको हम माप सकें। विकास क्या है, ओवरऑल डेवलपमेंट आ जाता है, इसलिए वृद्धि जो क्या है, विकास के अंदर निहित है। और थर्ड है, सभी विकास का अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं, और सभी विकास एक क्रम का पालन करते हैं। बिल्कुल जी हाँ दोस्तों, ये भी सही है, सभी विकास एक क्रम का पालन करते हैं, सही बात है। विकास जो क्या है, एक क्रम का पालन करते हैं। जैसे पहले आपने वो नियम पढ़ा होगा, अधोमस्तक का नियम। जैसे पहले बच्चे का डेवलप क्या होगा, पहले सर उसका डेवलप होगा, धीरे 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 उस पैर तक जाएगा, फिर केंद्र से बाहर की ओर पहले वो पास की चीज़ें डेवलप होंगी, फिर दूर की चीज़ें डेवलप होंगी। तो एक क्रम का पालन तो करता है, लेकिन दोस्तों ये जो बात कही गई है कि सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से बढ़ते हैं, ये बिल्कुल गलत बात है, और यही हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि नहीं पूछा था।
ये सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे नहीं बढ़ते। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों कि हमारा लंबाई बढ़ रहा है तो हमारा अंदर का फेफड़ा, दिल, लीवर, ये सब एक साथ बढ़ेंगे। तो ऐसा पता चला कि लंबाई के हिसाब से दिल, फेफड़ा और बढ़ता जाए तो पता चला कि वो बाहर निकल जाएगा। तो कोई भी ये बात सरासर गलत है कि सभी विकास अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते। जी नहीं, ये ऐसा नहीं होता। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मकता से संबंधित है? जी हाँ दोस्तों, सृजनात्मक से पूछ रहा है, क्रिएटिविटी से पूछ रहा है। क्या अभिसारी चिंतन होता है, क्या अहमवादी चिंतन होता है, क्या अपसारी चिंतन होता है, या संभाविक चिंतन होता है? दोस्तों कभी कभी ऐसा भी पूछ लेता है कि निम्नलिखित में से कौन सा आउट ऑफ द बॉक्स, इसका मतलब सृजनात्मकता को आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग भी बोलते हैं। आउट ऑफ द बॉक्स, आउट ऑफ द बॉक्स भी पूछ सकता है दोस्तों, दोनों बातें याद रखिएगा आप। आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग किसे कहते हैं? तो बताइए दोस्तों इसमें कौन सा आंसर होगा? उम्मीद है आपने आंसर दे दिया होगा। दोस्तों अभिसारी चिंतन क्या होता है? जब बच्चा केवल एक तरफ से सोचे, मतलब किसी भी चीज के एक पहलू के बारे में सोचना। जैसे अधिकतर प्रतिभाशाली बच्चों में अभिसारी चिंतन पाया जाता है, तो वो किसी भी चीज को एक तरफ से सोचते हैं। लेकिन जो अब बच्चे सृजनात्मक क्रिएटिव बच्चे होते हैं वो अपसारी चिंतन, इसका मतलब होता है डाइवर्जेंट थिंकिंग, इसका होता है कन्वर्जेंट थिंकिंग, इसका होता है डाइवर्जेंट थिंकिंग। डाइवर्जेंट थिंकिंग मतलब हर चीज़ के विभिन्न पहलुओं को सोचना। और जितने भी साइंटिस्ट वगैरह होते हैं जो भी आविष्कार करते हैं उनमें कौन सी थिंकिंग पाई जाती है दोस्तों? आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, यानी अपसारी चिंतन, यानी डाइवर्जेंट थिंकिंग पाई जाती है। और यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसलिए जब भी एग्जाम में पूछे दोस्तों कि सृजनात्मकता किससे संबंधित है, तो अपसारी चिंतन संबंधित है। और आपको इसमें दिक्कत होगी दोस्तों कि अभिसारी चिंतन क्या होता है, अब भूल इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं कि अभिसारी है कि अपसारी है। तो यह बस याद रखिएगा, कन्वर्जेंट थिंकिंग मतलब प्रतिभाशाली बालक, डाइवर्जेंट थिंकिंग यानी सृजनात्मक बालक। तो डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट में रखिएगा। डाइवर्जेंट मतलब विभिन्न पहलुओं के बारे में जो सोचता है, और कन्वर्जेंट थिंकिंग मतलब केवल एक पहलू के बारे में सोचता है। नेक्स्ट है हमारा, बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन से वाइगोत्स्की सहमत हैं? आपको पता है दोस्तों, समाज से जुड़ते हैं वाइगोत्स्की, जीन पियाजे संज्ञानात्मकता से, और वाइगोत्स्की समाज और संस्कृति से जुड़ते हैं। तो देखिए इसमें दिया है, बच्चे तब सीखते हैं जब उनके लिए आकर्षक पुरस्कार निर्धारित कर किया जाए। बच्चों के चिंतन को तब समझा जा सकता है जब प्रयोगशाला में पशुओं पर प्रयोग किया जाए। बच्चे जन्म से शैतान होते हैं और उन्हें दंड देकर नियंत्रित किया जाना चाहिए। तो ये क्वेश्चन तो मैं ही काट देता हूँ दोस्तों, दंड की बात कभी हो ही नहीं सकती। लास्ट ऑप्शन है, बच्चे समवयस्कों और वयस्कों के साथ सामाजिक अनाथ क्रिया के अंतः क्रिया के, ये अंतः है, अंतः क्रिया के माध्यम से सीखते हैं। दोस्तों बताइए आंसर क्या होगा? उम्मीद करते हैं आपने आंसर दे दिया होगा। चलिए देखते हैं। तो दोस्तों आपको पता ही है कि वाइगोत्स्की सोशल की बात करते हैं। तो जब बच्चे तब सीखते जब उनके आकर्षक पुरस्कार निर्धारित किया जाए, बिल्कुल नहीं। बच्चों की चिंतन तब समझा जाता जब प्रयोगशाला में प्रयोग, इसका तो कोई मतलब ही नहीं होता। दोस्तों ऑप्शन हमारा सही क्या होगा? डी, बच्चे समवयस्कों और वयस्कों के साथ सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम सीखते हैं। आपको पता ही है कि वाइगोत्स्की कहते हैं कि बच्चों का विकास कब होता है? जब वो समाज से इंटरेक्ट करता है। और उन्होंने किसकी बात की है दोस्तों? जेपीडी की बात की है, मोर नॉलेज एमकेओ की बात की है। उन्होंने समीपस्थ विकास क्षेत्र की बात की है, पाद या फिर क्या बोलते हैं आपका, ये एक पड़ाव की बात की है। जैसे कि मतलब जो बच्चा अपने समीपस्थ विकास क्षेत्र में जेपीडी में रहता है और थोड़ा सा उसे जब कोई मोर एमकेओ मिल जाता है, एमकेओ मतलब मोर नॉलेजेबल अदर्स, मतलब उसे थोड़ा भी एक्स्ट्रा कहीं से बाहरी सहयोग मिलता है तो वो अपने एक्चुअल प्लेस पे पहुंच जाता है। मतलब उसको समाज से इंटरेक्ट करने की बात वाइगोत्स्की हमेशा कहते हैं। जब भी समाज की बात आ जाए, संस्कृति की बात आ जाए तो वाइगोत्स्की होंगे, संज्ञानात्मक की बात हो जाए तो जीन पियाजे होंगे, और भाषा की बात हो जाए तो नॉम चॉम्स्की होंगे। दोस्तों ये इतना बात आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा, अध्यापक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसकी कक्षा के सभी शिक्षार्थी अपने आप को स्वीकृत और सम्मानित समझ सकें। इसके लिए शिक्षकों को चाहिए कि वह, फिर से सुनिए, अध्यापक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसकी कक्षा के सभी शिक्षार्थी अपने आप को स्वीकृत और सम्मानित समझें। इसके लिए शिक्षक को चाहिए कि वह वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों का तिरस्कार करे ताकि वह अनुभव करे कि उन्हें अधिक कठोर परिश्रम करना है। बी, उन शिक्षार्थियों का पता लगाए जो अच्छी अंग्रेजी बोल सकते हैं और उन्हें आदर्श के रूप में प्रस्तुत करें। सी, अपने शिक्षार्थियों की सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की जानकारी प्राप्त करें और कक्षा विविध मतों को प्रोत्साहित करें। बताएं दोस्तों इसका आंसर क्या होगा?
उम्मीद है आपने आंसर दे दिया होगा दोस्तों। चलिए देखते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर होगा अध्यापक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसकी कक्षा के सभी शिक्षार्थी अपने आप के स्वीकृत और समाज समझे। इसके लिए शिक्षक को चाहिए कि वह अपने शिक्षार्थियों की सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की जानकारी प्राप्त कर उस कक्षा विविध मतों को प्रोत्साहित करे। मतलब कक्षा जो हो वो प्रजातांत्रिक हो, केवल टीचर डिपेंड ना हो, चाइल्ड सेंटर्ड हो दोस्तों। बच्चों के व्यक्तिगत विभिन्नताओं के अनुसार शिक्षक को अपने अधिगम शैली को परिवर्तित करके बताना चाहिए ताकि बच्चा क्या अधिक से अधिक अधिगम कर सके। नेक्स्ट है हमारा प्रकृति पोषण विवाद से आप क्या अभिप्राय है। प्रकृति मतलब नेचर एंड नर्चर डिबेट की बात कर रहा है दोस्तों। जैविकी विशिष्टताएं एवं अनुक्रम सूचनाएं, एक व्यक्ति की मूल प्रवृत्ति, भौतिक और सामाजिक संस्कार की जटिल शक्तियां या हमारे आसपास का वातावरण। बताए दोस्तों इसमें आंसर क्या होगा। उम्मीद है आपने आंसर दे दिया होगा। तो जो दोस्तों जब भी एग्जाम में आ जाए कि प्रकृति पोषण विवाद क्या है तो समझ जाइएगा कि ये क्या बात कर रहा है, अनुवांशिक और समाज की बात कर रहा है। प्रकृति मतलब क्या हो जाएगा आपका हेरिडिटी, और पोषण का मतलब हो जाएगा समाज से। तो इसका क्या है, जैविक विशिष्टताएं या वंशानुक्रम सूचना। ये दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में से समाजीकरण का प्रमुख कारण है। कंप्यूटर, राजनीतिक दल, अनुवांशिक या परिवार। बताएं दोस्तों। उम्मीद है आपने आंसर दे दिया होगा। चलिए देखते हैं। तो दोस्तों निम्नलिखित में से समाजीकरण का प्रमुख कारण क्या है। तो ये तो फर्जी ऑप्शन है, इसको हटाइए दोस्तों। अनुवांशिकता नहीं, आपका आंसर क्या होगा, परिवार। क्योंकि आपको पता ही है कि बच्चे की प्रथम पाठशाला क्या होती है, उसकी माँ। और बच्चा पहले सबका पहले बच्चे का समाजीकरण कहाँ होता है, उसके परिवार में। माँ के बाद वो चाचा, दादा, दादी, बाबा, भाई बहन, इन सब रिश्तों से परिचित होता है दोस्तों। तो उसका समाजीकरण कहाँ होता है, सबसे पहले परिवार से। अब परिवार के बाद कहाँ होता है दोस्तों, विद्यालय में। तो पहली समाजीकरण कहाँ होती है दोस्तों, उसका परिवार में ही होता है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा कि पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच का एक बालक संज्ञानात्मक विकास की अवस्था में है। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, संवेदी प्रेरक अवस्था या फिर पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। बताएं दोस्तों। उम्मीद है आपने आंसर दे दिया होगा दोस्तों। तो इसको आसान बताने से पहले बताना चाहूंगा कि पियाजे ने आपको पता है 4 अवस्थाएं दी थी। सबसे पहले सेंसरी मोटर यानी संवेदी प्रेरक अवस्थाएं जन्म से 2 वर्ष। उसके बाद से पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 5 वर्ष, 2 से 5 वर्ष। उसके बाद से मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष। और उसके बाद से औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था आपका दिया था उसके बाद की अवस्था। तो 4 अवस्थाएं जीन पियाजे ने दी थी दोस्तों। इसमें क्या पूछ रहा है, 2 से 7 वर्ष की अवस्था कौन सी है। 2 से 7 वर्ष की अवस्था कौन सी है दोस्तों, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था आपकी क्या है, मतलब सेकंड स्टेज है आपकी जीन पियाजे की। याद करके जाइएगा दोस्तों, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और आता ही क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन दोस्तों पिछले सीटेट में आए हुए हैं किसी न किसी ईयर में। अगला है विकास डैश से की ओर बढ़ता है। विकास जटिल से कठिन की ओर बढ़ता है, विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर बढ़ता है, विकास साधारण से आसान की ओर बढ़ता है, या फिर विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। बताएं दोस्तों। उम्मीद है आपने आंसर दे दिया होगा दोस्तों। तो जब भी दोस्तों ये आ जाए कि विकास डेवलपमेंट कैसे होता है, तो सबसे पहले विकास क्या होता है, विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है दोस्तों। विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर बढ़ता है। और ये शिक्षण विधि में पूछता है दोस्तों कि शिक्षण विधि में बच्चे क्या होता है, तो उसमें सामान्य से विशिष्ट होता है, लेकिन इसमें क्या होता है दोस्तों, विशिष्ट से सामान्य की ओर बढ़ता है। नेक्स्ट है हमारा नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा में बदलाव की प्रक्रिया कहलाती है। आपको पता है दोस्तों स्कीमा की बात कौन करते हैं, जीन पियाजे करते हैं। तो वही पूछ रहा है कि नवीन जानकारी को मतलब किसी आपका स्कीमा क्या होता है दोस्तों, आपके दिमाग में संगठित सिंबल्स जो होते हैं, जो किसी चीज़ को हम याद करने से पहले जो हमारे दिमाग में उसका इमेज बन चुका है, वो स्कीमा कहलाता है। तो वही पूछ रहा है नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा में बदलाव की प्रक्रिया, मतलब जो आपके पास जानकारी है और कोई आप चीज़ को बारे में सोच रहे हैं उसके में अपने उस नए चीज़ को शामिल कर लेना क्या कहलाता है। क्या आत्मसात्करण कहलाता है, क्या समायोजन मतलब बैलेंस कहलाता है, अहम कंधेरा ईगोसेंट्रिज्म कहलाता है, या फिर अनुकूलन कहलाता है। बताएं दोस्तों, एडाप्टेशन। उम्मीद है आपने आंसर दे दिया होगा दोस्तों। तो जब एक बात ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जब भी नवीन जानकारी की बात हो जाए, नवीन जानकारी, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, वो
आत्मसात्करण हो जाएगा, मतलब नई चीज़ों को अपने में, अपने पुराने वाले स्कीमा में शामिल करना आत्मसात्करण हो जाता है। समायोजन होता है दोस्तों, जो जैसा है उसी में अपने आप को क्या कर लेना, समायोजित कर लेना, समायोजन कर लेता है। और अनुकूलन होता है दोस्तों, जब नई जानकारी और आपकी जो स्कीमा है उसके बीच में बैलेंस को बनाए रखना क्या कहलाता है दोस्तों, अनुकूलन कहलाता है। फिर से सुन लीजिए, जब कोई अपने स्कीमा में आप किसी चीज नई जानकारी को धारण करेंगे वो आत्मसात्करण कहलाएगा। समायोजन मतलब जब बिना किसी नई चीज को धारण किए उसी में जो नई चीज है उसमें शामिल, पुरानी चीज में ही शामिल हो जाना क्या कहलाता है, समायोजन कहलाता है। और अनुकूलन मतलब नई चीज और पुरानी चीज के बीच में सामंजस्य को बैठाना क्या कहलाता है दोस्तों, अनुकूलन कहलाता है। नेक्स्ट हमारा मध्य बाल्यावस्था में भाषा के बजाय अधिक है। मध्य बाल्यावस्था में भाषा डैश के बजाय डैश अधिक है। सामाजिकृत अहम केंद्रिता, जीववादी सामाजिकृत, परिपक्व या अपरिपक्व, या फिर अहम केंद्रिता या सामाजिकृत, बताएं दोस्तों। उम्मीद है आपने आंसर दे दिया होगा दोस्तों। तो जब आपको यही से आंसर पता कर लेना चाहिए दोस्तों। जब दिया है मध्य बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था मतलब 2 से 7 वर्ष की बात कर रहा है दोस्तों। तो उसमें क्या होता है, मध्य बाल्यावस्था में बच्चे में सामाजिकरण नहीं होता है, तो क्या होगा, सामाजिकृत के बजाय अहम केंद्रिता, ईगो सेंट्रिज्म होता है। मतलब बच्चा केवल अपने बारे में सोचता है, उसे समाज से कोई मतलब नहीं होता है। तो क्या होगा, मध्य बाल्यावस्था में भाषा सामाजिकृत के बजाय क्या होता है, अहम केंद्रित होता है। अर्थात जब छोटे बच्चे के पास आप जाएंगे, उसको खिलौना देंगे तो अपने खिलौने को अपना समझेगा, वो कोई भी लेगा तो उसको छीन लेगा, कहेगा मेरा है, नहीं तो रोने लगेगा। तो उसमें क्या है दोस्तों, सामाजिकरण नहीं पाया जाता, उसमें क्या पाया जाता है, अहम केंद्रिता पाई जाती है। नेक्स्ट है हमारा, जब एक शिक्षक यह समझता है कि स्वाभाविक रूप से लड़के गणित में लड़कियों से अच्छे हैं, यह दर्शाता है। जब यह शिक्षक यह समझता है कि स्वाभाविक रूप से लड़के गणित में लड़कियों से अच्छे हैं, यह दर्शाता है कि लिंग जेंडर पक्षपात, शिक्षाप्रद, सही दृष्टिकोण वाला, या फिर नीतिपरक, बताएं दोस्तों इसमें आंसर कौन सा होगा। उम्मीद है आपने आंसर दे दिया होगा। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, ये जब क्या हो रहा है, भेदभाव कर रहा है ना लड़के और लड़की, ये इसका कहने का मतलब है कि लड़कियां गणित अच्छा जानते हैं, लड़कियां गणित नहीं जानती हैं, तो ऐसा गलत है दोस्तों। तो ये क्या कर रहा है, जेंडर पक्षपात, लिंग भेद की बात कर रहा है। जेंडर बेस्ड ये है कि मतलब किसी क्लास में जब ये बता देना कि लड़के अधिक जानते हैं, लड़के नहीं जानते हैं, लड़कियां जानती हैं, लड़के नहीं जानते, एक बात की बात इंगित कर रहा है दोस्तों, लिंग मतलब जेंडर पक्षपात की बात करता है। नेक्स्ट है हमारा, ये देखिए दोस्तों, ये सीटेट पर्यावरण में की बात है कि पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति निम्नलिखित का समर्थन नहीं करती। बच्चे कम गलती करें, बच्चों को करके सीखने का अवसर मिले, बच्चे बहुत से प्रश्न पूछे, या इनमें से कोई नहीं, बताएं दोस्तों। ये आपका सीटेट के मतलब पर्यावरण का सेक्शन है, ईवीएस जिसे बोलते हैं। उम्मीद है आपने आंसर दे दिया होगा दोस्तों। तो पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति निम्नलिखित का समर्थन नहीं करती, बच्चे कम गलती करें, ऐसा कुछ नहीं है। बच्चे बहुत से प्रश्न पूछे, नहीं, ठीक है ये होता है, लेकिन सबसे अच्छा हमारे पास ऑप्शन है कि उस सीटेट में सबसे मोस्ट सुटेबल ऑप्शन और सबसे बेस्ट ऑप्शन चूज करना होता है दोस्तों। यदि आप बच्चों को करके सीखने का अवसर मिले, बिल्कुल जॉन डेवी कहते हैं, किलपैट्रिक कहते हैं, और एनसीएफ 2005 भी यही बोलता है कि बच्चे को करके मतलब एक्टिव लर्नर होना चाहिए। तो क्या कर रहा है, बच्चों को करके सीखने का अवसर मिले, क्योंकि जो बच्चा करके सीखेगा वो अधिगम क्या होता है, अस्थायी होता है और ज़्यादा दिन तक उसके साथ रहेगा। नेक्स्ट है हमारा, ये देखिए, ये भी ईबीएस का क्वेश्चन है दोस्तों। गुरप्रीत पहली बार रेलगाड़ी से नई दिल्ली से चेन्नई गया। गुरप्रीत पहली बार रेलगाड़ी से नई दिल्ली से चेन्नई गया। अपनी रेल यात्रा में उसकी गाड़ी के द्वारा निम्नलिखित में से किस नदी को पार करने की संभावना नहीं है, गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा या गंगा। दोस्तों थोड़ा सा मैप का आपको जानकारी होगा, तो मान लीजिए ये हमारा ऊपर का इमेजिन कर लीजिएगा आप लोग, ये मान लीजिए, तो कहाँ जा रहा है गुरप्रीत, कहाँ जा रहा है, रेलगाड़ी से नई दिल्ली से चेन्नई क्यों जा रहा है दोस्तों। दिल्ली कहाँ है आपका, पूर्व में, और चेन्नई आपका किधर पड़ेगा, ये इधर ही आपका चेन्नई पड़ेगा। दिल्ली गुरप्रीत पहली बार रेलगाड़ी से दिल्ली से चेन्नई गया अपनी रेल यात्रा में, सॉरी पूर्व में आपका चेन्नई पड़ेगा, पूर्व में आपका इधर मतलब चेन्नई आपका इधर पड़ेगा दोस्तों। हाँ, तो आप इधर से वो आएगा ऐसे, तो वहाँ पे आपको पता ही है कि वो गोदावरी, जो गोदावरी पश्चिम पूर्व की नदी है, पश्चिम की नदियाँ हैं। सबसे बड़ी नदी गंगा के बाद सबसे नदी पश्चिम गोदावरी है, कृष्णा है, नर्मदा है। तो ये तीनों नदियाँ तो ट्रेन के यात्रा के दौरान तो पड़ेंगी, लेकिन गंगा उसे नहीं मिलेगी, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तीनों कहाँ की नदियाँ हैं दोस्तों, दक्षिण की गंगा गोदावरी को बोला जाता है, आपको पता ही है।
कृष्णा हुआ, नर्मदा हुआ, ये तीनों क्या हैं, पश्चिम की नदियां हैं दोस्तों, में साउथ वेस्ट की नदियां हैं। तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, गंगा। अगला है, खाद्य संरक्षण के लिए निम्न में से कौन सा जोड़ा ठीक नहीं है। खाद्य संरक्षण मतलब ऐसा कौन सा ऐसा जोड़ा है जिसको मतलब आप ज़्यादा दिन तक प्रिजर्व रख सकते हैं, अधिक देर तक रख सकते हैं। क्या आलू चिप्स है, क्या सेब जेम है, क्या कच्चा मावा अचार, या फिर दूध या पनीर है, बताएं दोस्तों। आप लड़कियां इसको बहुत आसानी से कर लेंगे क्योंकि उन्हें पता है, लड़के भी को भी जानकारी रखनी चाहिए। देखिए दोस्तों क्या है, आलू चिप्स, बिल्कुल आलू को का चिप्स काट के आप कितने दिन तक रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ख़राब नहीं होगा, तो ये तो बिल्कुल सही है क्योंकि नहीं पूछा है हमें। सेब का जेम, बिल्कुल जेम बना लीजिए, काफ़ी दिन तक यूज़ कर सकते हैं। कच्चे आम का अचार बना दीजिए, सालों साल रहता है। लेकिन दूध और पनीर के आइटम जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो ज़्यादा दिन तक, अधिक से 2 से 3 दिन तक आप रख सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं, वो तुरंत क्या हो जाएगा, खट्टापन आ जाएगा या फिर खराब हो जाएगा। तो ये आपसे चूंकि नहीं पूछा था तो ये जोड़ा ठीक नहीं है, क्योंकि खाद्य संरक्षण के लिए दूध और पनीर को ज़्यादा देर तक नहीं रख सकते आप। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा बीज नहीं है। क्या गेहूं बीज नहीं है, काली मिर्च, साबूदाना या फिर सौंफ, बताएं दोस्तों। उम्मीद है आपने आंसर दे दिया होगा, चलिए देखते हैं दोस्तों कौन सा बीज नहीं पूछ रहा है। देखिए नहीं पूछ रहा है, तो गेहूं बीज है, काली मिर्च भी बीज है, सौंफ भी बीज है, लेकिन साबूदाना बीज नहीं है। ये हमारा आंसर हो जाएगा क्योंकि नहीं पूछा था। नेक्स्ट हमारा, नीता आंध्र प्रदेश जाती है, बिल्कुल कहाँ जाती है दोस्तों, मार्क कीजिए, आंध्र प्रदेश जाती है, और 2 साड़ी खरीदती है जो खास तौर पर वहीं बनती हैं, वे क्या कहलाती हैं। मार्क करना है दोस्तों, आंध्र प्रदेश में कौन सी साड़ी बनती है जो यहाँ नहीं मिलती। क्या पोचमपल्ली और कलमकारी, क्या पोचमपल्ली और कांजीवरम, क्या कलमकारी और चंदेरी, या फिर कलमकारी और कंथा, बताएं दोस्तों। उम्मीद है आपने आंसर दे दिया होगा। तो दोस्तों देखिए, कलमकारी और कंधा जी नहीं, वहाँ का आंध्र प्रदेश साड़ी कौन सी है दोस्तों, पोचमपल्ली और कलमकारी। कांजीवरम भी चलता है दोस्तों, लेकिन अधिकतर ये कहाँ चलता है दोस्तों, साउथ में, तमिलनाडु वगैरह में कांजीवरम की साड़ियाँ फेमस है। तो चूंकि हमारा ऑप्शन दोनों सही है, क्या पोचमपल्ली और कलमकारी क्या है दोस्तों, ये आंध्र प्रदेश की प्रसिद्ध साड़ियाँ हैं, फैब्रिक्स हैं। तो दोस्तों हमारा आंसर क्या हो जाएगा, पोचमपल्ली और कलमकारी। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी रुके हुए इकट्ठे पानी से होती है। बताइए दोस्तों, क्या मलेरिया है, निमोनिया है, चेचक है, या पोलियो है। उम्मीद है आपने आंसर दे दिया होगा। तो देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी रुके हुए इकट्ठा पानी से होती है दोस्तों, तो मलेरिया। मलेरिया क्या है, ये गंदे पानी के जल जमाव के कारण फैलती है, जो इस समय बहुतायत रूप में देखा जा सकता है। तो आपके आसपास भी सुरक्षा रखें आप लोग भी और बचें। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा ठीक नहीं है, कौन सा जोड़ा ठीक है, मतलब इसमें 3 गलत है, 1 जोड़ा सही है। क्या असम का सांस्कृतिक डांस क्या है, बिहू है, लावड़ी, तमिलनाडु का लावड़ी है, उड़ीसा का भरतनाट्यम है, कर्नाटक का कथक है, बताएं दोस्तों। उम्मीद है आपने आंसर दे दिया होगा। दोस्तों लावड़ी पता ही आपको महाराष्ट्र की है, तो ये गलत हो जाएगा। उड़ीसा का भरतनाट्यम नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। कर्नाटक कथक नहीं है, लेकिन असम का क्या है दोस्तों, पर बिहू, बिहू असम का सही है, ये हमारा जोड़ा सही है। नेक्स्ट है हमारा, पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के संदर्भ में राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा एनसीएफ 2005 निम्न में से किसे प्रस्तावित नहीं करती। नहीं पूछा है दोस्तों, प्रस्तावित नहीं करती। बच्चों को अनुभव और संदर्भों से जोड़ना, बिल्कुल करती है। हस्तपरक क्रियाकलाप, बिल्कुल करती है। तकनीकी शब्दावली से परिचित करना, या फिर विषय अनुसार उपागम, इन दोनों में से बताएं दोस्तों आंसर क्या होगा। उम्मीद है आपने आंसर दे दिया होगा दोस्तों। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी, तकनीकी शब्दावली से परिचित कराने की बात नहीं कही, यहाँ विषय अनुसार उपागम होता है। नेक्स्ट है हमारा, जीव के किस भाग से कड़वा स्वाद चखा जाता है, सामने से, मध्य से, पीछे से, या सभी से, बताएं दोस्तों। बताएं दोस्तों। चलिए उम्मीद है आपने आंसर दे दिया, चलिए देखते हैं दोस्तों।
देखिए दोस्तों, लोग दवा भी खाते हैं तो दवा, कितने लोगों को मैं देखा हूँ दवा लेके पूरा पीछे रखते हैं ऐसे, मतलब वो कड़वा ना लगे, लेकिन वो भूल जाते हैं कि जहाँ कड़वा तो वहीं डालते हैं दवा। दोस्तों ये आगे का हमारे, आपको पता ही है कि हमारा जो जीभ होता है इसमें सब छिद्र बने हुए, दाने बने हुए हैं, और हमारा जीभ 10,000 तक टेस्ट ले सकता है। तो दोस्तों आगे का जो भाग होता है हमारे, ये मतलब आगे का जो हिस्सा होता है, ये क्या देता है दोस्तों, स्वीट, मतलब मीठा के लिए होता है, मतलब मीठे के स्वाद के लिए बताता है ये आपका, और ये खट्टे स्वाद के लिए होता है, मतलब खट्टा का टेस्ट बताता है दोस्तों। और जो पीछे वाला दोस्तों होता है, जो पीछे का भाग होता है, ये आपका क्या होता है दोस्तों, कड़वा बताता है। मतलब ये जो भाग होता है सौर, मतलब ये कड़वा बताता है, या फिर पीछे का हो जाएगा। सामने का क्या होता है दोस्तों, आपका मीठा, और मध्य का जो होता है किनारे वाला, ये होता है आपका खट्टा, और पीछे का स्वाद कौन बताता है दोस्तों, कड़वा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, पीछे का। और आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आमतौर पर माना जाता है कि रात में जागने वाले जानवर हर चीज को जिस रंग में भेद देखते हैं वे रंग हैं, काला और सफेद, हरा और पीला, बैंगनी और नीला, या नारंगी और लाल। बताएं दोस्तों। उम्मीद है आपने आंसर दे दिया होगा। चलिए देखते हैं दोस्तों। तो आमतौर पर जो माना जाता है, जो बच्चे जानवर हर चीज को जिस रंग में देखते हैं वो दोस्तों कौन सा होता है, काला और सफेद। तो उम्मीद है आपको ये दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। तो इसका पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर सकते हैं, और वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए दोस्तों पढ़ते हैं, धन्यवाद।